हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के पूरे बुक से यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे वो सभी लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से नोट करके इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। कॉपी पेन ले लीजिए और कॉपी पेन के साथ वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे रैखिक तार का आवेश घनत्व दिया हुआ है 10.0 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर स्क्वायर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के समतल चादर की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वही जो है आपको यूज करना है और डायरेक्ट फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है। अनंत लंबाई वाला, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व कितना होता है। अभी कल ही के वीडियो में मैंने जो है आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हर एक चैप्टर के फार्मूले को डिस्कस किया था। तो उन्हीं एक फार्मूले में से ये जो है एक फार्मूले पर आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में अनंत लंबाई के समतल एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व यानी अनंत लंबाई के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होता है E= उसको जरा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान है को संतुलित कर सके। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है स्टूडेंट। मैं पहले बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। एक जैसे मान लो तेल की ये हमारी क्या है, एक तेल की बूंद है। ठीक है। अब इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो जिस भी सबसे पहली बात तो इसका द्रव्यमान है, तो इसका द्रव्यमान यानी भार mg जो है वो नीचे की ओर कार्य करेगा। और ये किसी भी वैद्युत क्षेत्र में तभी संतुलित रह पाएगा जब जितना भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है उतना ही भार इस पर ऊपर की ओर यानी वैद्युत क्षेत्र की वजह से वैद्युत बल कार्य करेगा। तो वैद्युत बल F= कितना कार्य करेगा, QE। ठीक है। और Q का मान यहाँ पे दिया 3 इलेक्ट्रॉन, Q बराबर कितना दिया है 3। तो जैसे आप सभी को पता है ये पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है और आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, फिर वो चाहे स्कूल या कोचिंग सभी चीज़ें बंद है, लेकिन आप चाहते हो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ना रुके तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है अनअकैडमी का। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से आपको ऐप को डाउनलोड करना है और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आपको नीचे एक आइकन दिखेगा टॉक टू एन एक्सपर्ट का, जैसे ही इस आइकन पर आप क्लिक करोगे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप इस ऑप्शन से आप अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का तो आपको 2 मंथ बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। अगर आप 18 मंथ का मिलते हो आपको 3 मंथ बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ से लेते हो तो आपको 4 मंथ का बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये सिर्फ स्टार्टिंग के 1000 स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बिल्कुल देरी ना करें। और अगर आप टोटल फीस में डिस्काउंट चाहते हो तो आप शुभम@12 जैसे ही कोड यूज़ करोगे आपको टोटल फीस से 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट घर बैठकर इंडिया के टॉप एजुकेटर तरह पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से जाकर अपने सब्सक्रिप्शन को लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू। ठीक है। तो 3E यानी E का मतलब होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर टोटल कितना हो गया 3 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो अब फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, हमें निकालना E है तो E= ठीक है, E= mg/q, mg/q, जहाँ पे G क्या है 9.8 जान ही रहे हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। M द्रव्यमान आपको दे ही दिया है, Q भी आपको दे ही दिया, बस वैल्यू रखना और सीधे सीधे आंसर लेना है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी निकाय में 2 आवेश QA + 1.5 माइक्रोकूलाम तथा QV - 1.5 माइक्रोकूलाम क्रमशः 2 बिंदुओं -2 mm 00 तथा +2 mm 00 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ये 3D का फिगर है। किसका 3D का इस तरीके से फिगर बनेगा। ये पहला पॉइंट कहाँ पर है उसको आप नोट कर लेना और दूसरा पॉइंट कहाँ पर है उसको आपको नोट कर लेना। तो पहले दोनों पॉइंट जब आपके नोट हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच की सीधे सीधे डिस्टेंस, ठीक है,
सीधी सीधी डिस्टेंस, और डिस्टेंस नहीं भी निकालना चाहते, डी इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, आपको d मिल जाएगा, और दो ध्रुव आघू p इक्वल टू होता है 2ql, l जो है उनके बीच की दूरी है, या 2qd, ठीक है, और आवेश आपको दे ही दिया है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल ए का मान दे दिया, ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे दिया है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलम। प्लेट पर कितने आवेश हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता भी दे दी आपको, एप्सिलॉन नॉट का मान। आपसे पूछ रहा है क्यू का मान, क्या पूछ रहा है, क्यू का मान, ठीक है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और वैसे भी समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट से जोड़ा गया है, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। धारिता बदल दी जा रही है, और वैसे भी ऊर्जा U, ठीक है, तो ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा U इक्वल टू निकालना है हाफ C1 माइनस C2, या डिफरेंस, ठीक है, हाफ C1 इसका स्क्वायर। इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया, और साथ ही साथ 2018 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम कई बार करवा भी चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध क्या होता है, ई इक्वल टू होता है माइनस dB अपॉन dr, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। देखिए 2011 में पूछा गया है, फिर 12 में पूछा गया है, फिर 14, 15, 16, 17, 18 और 19 में नहीं आया है, फिर डायरेक्ट सीधे 20 में पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारा घनत्व जैसे आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड और एम्पियर के सिस्टम के द्वारा इसको जो है आपको लिखना है, ठीक है। CGS नहीं लिखना है, MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में इसको लिखना है। धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, तो धारा घनत्व J इक्वल टू क्या होता है, I अपान A, और इसका हमें क्या लिखना है, मात्रक लिखना है, ठीक है, और बीमा भी बतानी है। तो मात्रक और बीमा सबको निकालना आना चाहिए, कई बार हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 200 वोल्ट और 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वोल्ट भी दे दिया है, धारा भी दे दिया, करंट भी दे दिया और लंबाई भी दे दिया। तार के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। और इस क्वेश्चन को हमें याद है अच्छी तरीके से, हमने इसको बोर्ड पर जो है सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो अगर आप सब लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे, और इसको ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में क्या संबंध है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 2014 और 15 में पूछा गया है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है बोर्ड पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहिए, और कॉपी पेन लेके अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। जैसे सपोज करिए कि हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक
इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का वेग, और इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र ई का भी मान दे दिया है, ठीक है, किसका मान दे दिया, वैद्युत क्षेत्र का मान दे दिया, की दिशा में लंबवत 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 mm विक्षेपित हो जाती है, मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक हमने फार्मूला बताया है, उसी में से जो है इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक आपको फार्मूला बताया गया, फिर आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करिए। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि अथवा आदेश, इसका वही लिखना और इसका मात्रक बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या पूछ सकता है उसी में बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए। इस नियम का उपयोग करके वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए कितनी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 14 में पूछा गया, 16 में, 19 में और 20 में, ठीक है। इधर 17, 18 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस नीचे वाले क्वेश्चन में बायो सेवर्ट का नियम आपको एक्स्ट्रा लिखना है, बाकी दोनों सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U = कितना होता है, -PE cos थीटा होता है। इसको आपको क्या करना है, डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। इसे 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत रखा जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए, यानी पहले कितना था, 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र था, अब इसको घटाकर शून्य कर दिया जाता है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो इसमें धारा का भी मान बताना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, E = -N/d∅/dt, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली की वजह से उसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका भी फार्मूला आप सबको पता है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। तो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या नियम है, इसको लिखना। कई बार देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा, 11 में पूछा गया, 15 में, 17, 18, 19, 20 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा हुआ है, ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनाद, यानी वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, वैद्युत अनुनाद की स्थिति कब होती है, जब X = XL होता है, ठीक है। आपको याद होगा LCR में मैंने इसको अच्छी तरीके से बताया था, X = XL। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुण को बताइए। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट पर मीटर है, आयाम से दोलन करता है। वैद्युत ऊर्जा घनत्व, वैद्युत ऊर्जा घनत्व U = क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, U = 12ε0E²। ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है, इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांच पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश के किरण का अल्पतम विचलन कोण, यानी कि Δm = आपको दे दिया 60 अंश। यदि प्रिज्म का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक भी दिया है,
इसको इतने में डुबो दिया जा रहा है, तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। अब विचलन कोण आपसे डेल्टा एम पूछ रहा है, तो विचलन कोण, और वैसे भी प्रिज्म का विचलन कोण का आपको फार्मूला हमने क्या, अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू क्या फार्मूला बताया गया है, म्यू इक्वल टू मैंने बताया है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ये फार्मूला होता है। और अपवर्तनांक यहाँ देखिए आपको दे दिया है, हवा का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए, किसका मान निकाल लीजिए, ए का मान, किसका, प्रिज्म कोण का मान निकाल लीजिए, ठीक है। और जब आपको प्रिज्म कोण का मान मिल जाएगा तो फिर सेकंड अपवर्तनांक यानी जल के सापेक्ष वाला अपवर्तनांक यूज करके आप क्या निकाल लेंगे, अल्पतम विचलन कोण यानी कि नया डेल्टा एम डैश, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो एक सबसे पहले क्या है, 10 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, उसके बाद फिर क्या है, अवतल लेंस है। दोनों को एक साथ रखा जाता है और इससे 50 मीटर की दूरी पर यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपको किरण आरेख द्वारा दिखाना है और उसका मान भी सॉल्व करना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, दोनों लेंसों के संयोग से जो परिणामी लेंस बनेगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उत्तल लेंस की तरीके से बिहेव करेगा कि अवतल की तरीके से, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। या इसकी संयुक्त फोकस दूरी एफ निकाल लीजिए। संयुक्त फोकस दूरी जब आप निकाल लेंगे तो, और यू आपको यहाँ दिया हुआ है, एफ आप निकाल लीजिए और वी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहे तो उसे कैसे तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। ये आपके मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष वाला क्वेश्चन है। ये जो है कक्षा 10 वाले क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। कक्षा 10 वाले बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप बेशक सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक किसमें, 1.5 अपवर्तनांक, सबसे पहला अपवर्तनांक ये यूज करोगे और वायु में फोकस दूरी, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, n-1 1/r1 - 1/r2। यहाँ पे पहला अपवर्तनांक यूज करके और फोकस दूरी यूज करके 1/r1 - 1/r2 का आप मान निकालेंगे। फिर नेक्स्ट जब इसको 1.6 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी और प्रकृति, फिर आप 1/f इक्वल टू निकालेंगे। 1/f यन आपको पता है, देखिए 1.6 और 1/r1 - 1/r2 का मान आप जो है पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो नई फोकस दूरी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यानी कि तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है। यदि दोनों तरंगों एक साथ व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम तीव्रता यानी कि आई मैक्स इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे आई मिनिमम इक्वल टू होता है A1 - A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से जो है आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। दो तरंगों के तीव्रताओं का अनुपात, और तीव्रताएं जो होती है उनकी, ठीक है, I1 इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A² के A1 स्क्वायर, या ये कह सकते हो कि I1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, KA1 स्क्वायर, ठीक है, KA1 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से I1 बटे I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर। तो यहाँ से A1 और A2 का मान आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो A1 बटे A2 यानी A1 बटे A2 बराबर कितना मिल जाएगा, 1/3। अब आई मैक्स और आई मिनिमम का फार्मूला लगाइए और A1 A2 का मान आपने निकाल ही लिया। आराम से वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी तरंग का परिणामी आयाम व्यतिकरण के बाद A हो जबकि प्रकाश स्रोत से संबंध कला स्रोत का आयाम भी A है, उस बीच कलांतर की
उस बीच दोनों तरंगों के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कलांतर निकालना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और वहीं जस्ट नीचे देखिए, A1 तथा A2 आयामों को समान आवृत्ति की दो तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जहां फाई तरंग के बीच कलांतर है। ठीक है, और ये 2019 और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फोटॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा द्रव्यमान m के किसी कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सिद्ध करना है, आपको इतना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, क्वेश्चन जितने भी हैं सारे करवाए गए क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे अच्छी तरीके से करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, इस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से अनुपात इतना है, कण का द्रव्यमान निकालना आपको। कण डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात दे दिया है और अनुपात के हिसाब से आपको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करके द्रव्यमान m निकालना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के क्या नियम है, 2-3 नियम है। ठीक है, 3-4 नियम है, उसको आपको अच्छी तरीके से लिखना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, कार्यफलन देखिए, कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति क्या है, तो आप सबको पता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश धातु की पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके कार्यफलन कहलाता है। और वह न्यूनतम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए उत्तरदायी होती है या रिक्वायर होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की कल्पना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अंतः नाभिकीय बल, नाभिकीय बल से क्या तात्पर्य है और नाभिकीय बल के बारे में आपको लिखना है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं। ठीक है, अगला, अर्धचालक क्या है, निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखना है। तो निज और बाह्य अर्धचालकों में अंतर लिखना है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। ठीक है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला, फोटोडायोड और एलईडी। ठीक है, फोटोडायोड और एलईडी। फोटोडायोड में कौन सा क्वेश्चन है आपका, कि फोटोडायोड जो है वो प्रकाश के संसूचन के रूप में कार्य करता है, इस कथन को क्या करना, पुष्टि करना। ठीक है, और एलईडी क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको लिखना है। तो इसी के साथ ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को सभी लोग जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।